हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं मिसेस प्रिया सिंह और आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक बायोलॉजी लेक्चर के साथ। आज हम क्लास 9 के लिए वीडियो बनाए हैं जिसमें हम बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज जो चैप्टर मैं पढ़ाने वाली हूं दैट इज़ चैप्टर नंबर 5, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं अपना डायलॉग फिर से रिपीट करूंगी। जहाँ हैं वहीं रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, सेफ रहें। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम जो पढ़ेंगे दैट इज अबाउट सेल। सेल आपने सुना होगा, सेल 6 में, 7th में और 8th में आपने पढ़ा होगा। फाइनली हम 9th में पढ़ रहे हैं और आप इसको 10th और इवन 11th में भी पढ़ेंगे। तो हर एक क्लास का अपना अपना लेवल होता है और हर एक लेवल के हिसाब से ही हम क्या करेंगे, उस चीज़ को या उस टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो हम 9th में चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 5, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल होता क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल? बच्चे, आपने हमेशा से ही एक डेफिनेशन पढ़ी है सेल की, दैट इज सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होता है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कहते हैं। सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं, स्ट्रक्चरल को संरचनात्मक और फंक्शनल को क्रियात्मक। यानी अगर मैं हिंदी में बोलूं तो कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो हमने इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्यों कहा? बेटा, आपने पढ़ा होगा कि इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारा निर्माण सेल से हुआ है तो हमारे सारे बेसिक फंक्शंस या हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर सेल के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है या बनाया जाता है। इसी वजह से हम उसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि जब हम किसी घर की बात करते हैं या मकान की बात करते हैं तो उसे बनाने के लिए ईंटें, सीमेंट, पानी, इन सब की जरूरत होती है, लेकिन शुरुआत तो एक ब्रिक से ही होती है, ठीक है। उसी प्रकार से हमारी बॉडी का निर्माण भी एक सेल से होता है। जब यही सेल डिवाइड करता हुआ बहुत सारे सेल बनाता है तो धीरे धीरे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। आपने एक टर्म देखा होगा कि सेल जो होते हैं जब ये कंबाइन होते हैं यानी ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? टिश्यूज कहलाते हैं। यानी अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यूज, ठीक है। जब टिश्यूज जो होते हैं ये ग्रुप में कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। एंड व्हेन ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर, कंबाइन एंड फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। तो ये जो ऑर्गन सिस्टम है फाइनली क्या करता है? एक बॉडी का निर्माण करता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इट इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हमारा जो सेल होता है, जैसे कि आप डायग्राम देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे सेल के अंदर मटेरियल्स प्रेजेंट है। तो हर एक पार्ट का या हर एक कंपोनेंट का अपना अपना फंक्शन होता है। इसीलिए हमारे बॉडी में जितने भी बेसिक फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे किसी रेस्पिरेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सारे काम जो होते हैं किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं? सेल के द्वारा। इसीलिए सेल को क्या कहा जाता है? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आई होप आपको ये टर्म क्लियर हो गया होगा कि सेल क्या होता है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी डिस्कवरी के बारे में। तो डिस्कवरी की बात करते हैं तो डिस्कवरी में थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। डिस्कवरी अगर देखें तो सबसे पहले बात ये आती है कि सेल की डिस्कवरी किसने की। तो एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जब हम किसी भी सेल के स्ट्रक्चर या फंक्शन की स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी कहते हैं। तो सेल बायोलॉजी क्या होता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल, ठीक है।
यहाँ पे डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवरी क्या हो गया, सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की, तो बेटा सबसे पहले सेल की जो डिस्कवरी की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक इन 1665 इन्होंने क्या किया था, एक बार्क लिया था, बार्क ऑफ ए ट्री, उसकी थिन स्लाइस काटी और उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में क्या किया, उसको ऑब्जर्व किया। जब उन्होंने स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ ऐसे हेक्सागोन शेप में कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो कंपार्टमेंट्स थे ये लगभग आपको पता होगा कि ये हनीकॉम्ब से कंपार्टमेंट से रिजेंबल करता है और उन्होंने इन कंपार्टमेंट्स को क्या नाम दे दिया, सेल। अब इन्होंने इसको नाम सेल क्यों दिया, क्योंकि सेल जो होता है एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसे हम कहते हैं सेलुले। तो सेलुले एक लैटिन वर्ड है जिससे सेल डिराइव हुआ है और सेलुले का मतलब होता है दैट इज लिटिल रूम्स, लिटिल रूम्स और वी कैन से स्मॉल रूम्स। ठीक है, तो लिटिल रूम हो गया या स्मॉल रूम हो गया तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल। इसी वजह से बायोलॉजी में सेल की नींव पड़ी और तब से लेके अब तक हम सेल की स्टडी करते आए। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम सेल की डिस्कवरी की थी। उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे दैट इज एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक। एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक जो थे 1674 में सबसे पहले इन्होंने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की। लिविंग सेल्स इन्होंने पॉन्ड वाटर से लिया था, अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया और उन्होंने क्या देखा कि इसमें कुछ छोटे छोटे एनिमल्स प्रेजेंट है जो कि मूव कर रहे हैं। तो उन्हें उस समय समझ नहीं आया, बट उन्होंने मूवमेंट देखी तो उन्होंने ये सोचा कि भाई इससे भी छोटे कुछ एनिमल्स होते हैं जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं। तब उन्होंने इनको क्या कहा था, लिविंग सेल्स, और इनका नाम रखा था एनिमैल्क्यूल्स। एनिमैल्क्यूल्स का मतलब होता है स्मॉल एनिमल्स। तो जो फर्स्ट लिविंग सेल था उसको डिस्कवर किया था एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ने, जो कि पॉन्ड वाटर से उन्होंने ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है हम बात करते हैं रॉबर्ट हुक हो गए, एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक हो गए। नेक्स्ट साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। इन्होंने ये बताया कि सेल में क्या होते हैं, न्यूक्लियस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आए पुरकिंजे। पुरकिंजे ने 1839 में टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बेटा, प्रोटोप्लाज्म जो होता है सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यानी अदर देन सेल वॉल जो बाकी का पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो पुरकिंजे जो थे इन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्म की क्या की थी, डिस्कवरी की थी। उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे, श्लीडेन एंड श्वान। श्लीडेन एंड श्वान दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी, जिन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज्ड की। श्लीडेन एंड श्वान का कहना था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी इस पृथ्वी पे इस अर्थ पे ऑर्गेनिज्म है वो सब किसके बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं। तो ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, श्लीडेन एंड श्वान के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए वो वर्च्यो थे,
वर्चो जो थे उन्होंने 1855 में ये कहा कि जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, उनकी जो फॉर्मेशन होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से होती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से होती है। तो वर्चो ने ये बात कही कि यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म बनते हैं यानी रिप्रोड्यूस होते हैं, तो उनका जो निर्माण होता है वो कहीं ना कहीं पहले से रहे, नेचर में जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं सेल, उनसे ही डिराइव होती है, यानी वो उनसे ही बनते हैं, वो अपने आप क्रिएट नहीं होते हैं, यानी उनको बनाने में किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, हाथ होता है, जो कि सेल है। ठीक है, तो ये बात बोली थी वर्चो ने। ठीक है, अब शील्डन, श्वान एंड वर्चो, इन तीनों की थ्योरीज को कंबाइन करके क्या बनाया गया, सेल थ्योरी। तो हम देखते हैं सेल थ्योरी क्या है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो बेटा जी, जब भी आपको सेल थ्योरी पूछा जाए व्हाट इज सेल थ्योरी, तो आप क्या बताओगे कि द सेल थ्योरी वाज प्रपोज बाय शील्डन एंड श्वान, इन दो साइंटिस्ट का नाम आता है, और वर्चो ने इनकी थ्योरी को क्या किया था, मॉडिफाइड किया था, मॉडिफाइड करके उसको एक नए तरीके से प्रपोज किया था। ठीक है, तो मेन जो इस थ्योरी की बात आती है वो मेनली 3 पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट पॉइंट है, सेल थ्योरी का जो पहला पॉइंट है वो है सेल is the structural and functional unit of life, functional unit of life। ठीक है, पहली बार जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है वही होगी, पहला पॉइंट सेल थ्योरी का यही है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेकेंड पॉइंट सेल थ्योरी की जो आती है, दैट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, all living organisms are made up of cells, are made up of cells, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, वो सब किसके बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट आता है सेल थ्योरी का, दैट इज लिविंग सेल्स फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, जो तीसरा पॉइंट है दैट इज लिविंग सेल्स फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये हमारे मेन 3 पॉइंट्स है सेल थ्योरी के, जिसमें पहला पॉइंट है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेकेंड है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, एंड थर्ड पॉइंट है लिविंग सेल्स फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सो ये मेन कॉन्सेप्ट है सेल थ्योरी का। नाउ हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज टाइप ऑफ सेल्स। टाइप ऑफ सेल से पहले एक चीज क्लियर करूंगी, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जो फर्स्ट है दैट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और जो सेकेंड टाइप है दैट इज मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एंड दूसरे क्या होते हैं, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। नाउ एक एक को देख लेते हैं। यूनिसेल्युलर को आप कैसे डिफाइन करेंगे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स which are made up of only one cells, made up of only one cells।
ठीक है। जो केवल एक ही सेल के बने होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, दोज सेल्स या दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ 2 or more cells, which are made up of 2 or more cells। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि मतलब होता है वन, ठीक है, सेलुलर का मतलब होता है सेल एंड ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो यूनिसेलुलर का मतलब क्या हो गया, दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल्स। मल्टी का मतलब होता है बेटा बहुत सारे, ठीक है ना, तो जो बहुत सारे सेल से मिलके बनते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर में आप एग्जांपल्स ले सकते हैं जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ठीक है ना, और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें जनरली दिखाई नहीं देते हैं वो किसमें आ जाते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो गया। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपके आ जाते हैं फंजाई हो गया, प्लांट्स हो गए एंड एनिमल्स हो गए। ठीक है। तो ये सारे किसमें आ जाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगी कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच का एक डिफरेंस ये है कि जैसे मैंने कहा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक सेल के बने होते हैं। इसका मतलब होता है कि उनकी बॉडी में जितने भी बेसिक फंक्शंस होते हैं वो केवल एक ही सेल के द्वारा क्या किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। इसके ऑपोजिट ऑन दी अदर हैंड जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें मल्टीपल सेल्स होते हैं, तो वहां पे ग्रुप ऑफ सेल्स की अलग अलग फॉर्मेशंस होती हैं जो कि टिश्यूज कहलाती हैं, और हर एक टिश्यू का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। यानी वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर होता है, वहां पे काम को क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया। तो भाई लंग्स क्या करता है, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग का काम करता है। इसी तरीके से हमारे बॉडी में जो ब्लड होते हैं, आरबीसीज होते हैं, दे ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। किडनी जो होते हैं वो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हर एक पार्ट का अलग अलग क्या होता है, फंक्शन। तो वो किससे बने हैं, बहुत सारे सेल से बने हैं, और वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है। तो ये इनका था कि इसमें डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है और इसमें किसी भी प्रकार का डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है। तो ये क्लियर हो गया बेटा, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। नंबर के आधार पे 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि है शेप एंड साइज। शेप एंड साइज ऑफ सेल। ठीक है। शेप क्या होता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होना, जैसे हम ह्यूमन बीइंग ऐसे दिखते हैं, इसी प्रकार से दूसरे एनिमल, लायन हो गया या फिर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, उन सब का अपना अपना शेप होता है। हमारे बॉडी में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है जिसकी अलग अलग क्या होती है, शेप्स होती है। तो डिफरेंट टाइप के शेप्स होते हैं, एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि ये ओवल भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, स्पिंडल शेप भी हो सकते हैं, ठीक है, और इरेगुलर भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के शेप्स होते हैं, आप पढ़े होंगे, ओवल, स्फेरिकल, रेक्टेंगुलर या फिर स्पिंडल या फिर इरेगुलर टाइप, मतलब जिसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। ठीक है। तो ये अलग अलग हो गया। अब जैसे हम बात करें आरबीसी की, आरबीसी जो होता है जनरली क्या होता है, ओवल शेप का होता है। ठीक है। ये किस शेप का होता है, ओवल शेप का होता है। इसी प्रकार से अगर हम मसल सेल्स की बात कर लें तो मसल सेल्स कुछ इस तरीके से होते हैं। ये जो होता है दैट इज स्पिंडल शेप। ये स्मूथ मसल्स है और इनका शेप कैसा होता है, स्पिंडल शेप होता है। इसी प्रकार से आपने नर्व सेल के बारे में सुना होगा, नर्व सेल्स कुछ इस टाइप से होते हैं। तो इनका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है। तो ये इरेगुलर शेप या आप कह सकते हो ब्रांचेस जैसे होते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस निकली हुई है यहाँ पे, तो इनको ब्रांच शेप या फिर इरेगुलर शेप भी कह सकते हैं। इसी तरह से ह्यूमन एग हो गया, स्पर्म सेल्स हो गए, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं और उन सभी सेल्स की शेप्स क्या होती है, डिफरेंट होती है।
नाउ कम टू द साइज। साइज की बात करें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका साइज भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, और वो छोटे से लेके बड़े तक भी होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो साइज के आधार पे दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स बताए गए हैं। एक तो होता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स और दूसरे होते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच आर नॉट विजिबल टू आवर नेकेड आई, ठीक है, जो हमारी खुली आंखों से, नेकेड आई मतलब खुली आंखों से हमें डायरेक्ट विजिबल नहीं होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। इसी तरीके से मैक्रोस्कोपिक क्या होता है? विच आर विजिबल टू आवर नेकेड आई, ठीक है, जो हमें अपनी नेकेड आई से दिखाई देते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे जब साइज की बात आ रही है तो छोटे से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होता है और बड़े से बड़ा भी होता है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज सेल जो होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, एंड दैट इज फॉर 0.1 to 0.5 mm, ठीक है ना। उसकी साइज क्या होती है? 0.1 to 0.5 mm। इसी तरीके से अगर हम लार्जेस्ट सेल की बात करें तो लार्जेस्ट सेल में आता है ऑस्ट्रिच एग। इट इज द लार्जेस्ट सेल, ठीक है, जिसका साइज जो होता है दैट इज 170 mm into 130 mm। तो लार्जेस्ट सेल बेटा अगर पूछे तो आप बेझिझक लिख देंगे ऑस्ट्रिच एग, और स्मॉलेस्ट सेल साइज की बात करें तो बैक्टीरिया का होता है दैट इज 0.1 से लेकर 0.5 mm के बीच में होता है, ठीक है। तो ये था शेप एंड साइज ऑफ सेल। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल। तो बेसिकली जब टाइप ऑफ सेल्स की बात करते हैं तो दो टाइप के सेल्स आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, और जो दूसरा हम पढ़ेंगे दैट इज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ना प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? सबसे पहले इनमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर डिफरेंस होता है और इसकी वजह से हम इनको क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज न्यूक्लियर बाउंड मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। बेटा प्रो क्या होता है? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है। तो प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना। इसका मतलब ये है प्रोकैरियोटिक उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में बोला जा रहा है जो बहुत पुराने हैं, या आप कह सकते हो सबसे पहले इस अर्थ पे फॉर्म हुए हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर बाउंड मेम्ब्रेन जो होता है वो एब्सेंट होता है। अब न्यूक्लियर बाउंड मेम्ब्रेन से आप क्या समझते हैं? जैसे कोई सेल है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो आपको अगर ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या है कि इसमें न्यूक्लियर बाउंड मेम्ब्रेन जो है, जो उसको न्यूक्लियस को क्या कर रहा है? चारों तरफ से कवर कर रहा है, वो प्रेजेंट है। अगर प्रोकैरियोटिक की बात करूं तो प्रोकैरियोट के न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर बाउंड मेम्ब्रेन है जो इसको सराउंड करता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस विजिबल नहीं होता है और हम कहते हैं कि न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो इसके ऑपोजिट न्यूक्लियर बाउंड मेम्ब्रेन जो होता है वो विजिबल होता है, जो कि हमें सेल में न्यूक्लियस दिखाई देता है। सेकेंड है, अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो न्यूक्लियोलस भी क्या होता है? एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोलस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो कि न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज प्रेजेंट है, एक और सेल प्रेजेंट है जिसे हमने क्या कहा है? न्यूक्लियोलस कहा है। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। थर्ड जो है दैट इज फ्री डीएनए इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। फ्री डीएनए का मतलब क्या है? न्यूक्लियस एब्सेंट होने की वजह से उसके अंदर का जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली दिखाई देता है, इसीलिए हम कहते हैं कि फ्री डीएनए इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। जबकि यूकैरियोटिक में इसके ऑपोजिट होता है, वहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो भी डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो अपना डिफरेंस है दैट इज रिप्रोडक्शन। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली क्या होता है बेटा? जिसमें केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में, यानी किसी सिंगल सेल से एक न्यू सेल्स की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एसेक्सुअली। जबकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। लास्ट है जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल।
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है आप सेल ऑर्गेनेल्स दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सारे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनके अपने कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये था बेटा कि डिफरेंस प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर खत्म करती हूँ। अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच डिफरेंस बताऊंगी, और साथ ही साथ ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको डिस्क्रिप्शन जो है या डिटेल में जो है वो पढ़ना है। तो आज के लिए थैंक यू।